आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर एक ऐसे बॉडी बिल्डर जो बॉडी बिल्डिंग की वजह से मशहूर नहीं हुए, बल्कि बॉडी बिल्डिंग उनकी वजह से मशहूर हुई। आज अगर बॉडी बिल्डिंग एक ग्लोबल फिनोमिनॉन है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आर्नल्ड का है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, वो भी आर्नल्ड के फैन हैं और लगभग हर जिम ब्रो ही आर्नल्ड से इंस्पायर्ड होता है। आर्नल्ड एल्विस श्वार्ज़नेगर का जन्म 30 जुलाई 1947 को ऑस्ट्रिया के छोटे से गांव थाल में हुआ। उनका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उस वक्त यूरोप अभी वर्ल्ड वॉर के असरात से निकल रहा था और पूरे यूरोप में रिसोर्सेज की कमी थी। अर्नाल्ड के वालिद गुस्ताव श्वार्ज़नेगर एक पुलिस चीफ थे। वो बहुत सख्त मिजाज और डिसिप्लिन पसंद आदमी थे। आर्नल्ड ने कई बार इंटरव्यूज में बताया कि बचपन में उनके फादर का रवैया काफी सख्त था उनके साथ और वो चाइल्ड अब्यूजिंग का शिकार रहे। छोटी उम्र से ही आर्नल्ड का सपना था अमेरिका जाने का। वो मैगजीन्स और पोस्टर्स देखकर सोचते कि मॉडर्न लाइफस्टाइल और बड़ी अपॉर्चुनिटीज सिर्फ अमेरिका में ही मिलती हैं। आर्नल्ड की मुलाकात बॉडी बिल्डिंग से तब हुई जब उनके सॉकर कोच ट्रेनिंग के लिए उनकी टीम को जिम ले गए। जिम का माहौल, दीवारों पर लटके पोस्टर्स और ट्रेनिंग करते एथलीट्स ने उन्हें गहरा असर दिया। यहीं से आर्नल्ड ने अपनी बॉडी को सीरियस तौर पर ट्रेन करना शुरू किया। आर्नल्ड के जेनेटिक्स और उनकी लगन ने उन्हें अर्ली एडवांटेज दिया। उनका फिजिक ट्रेनिंग का जल्दी जवाब देता था और वो दिन रात मेहनत करते। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बड़ा कंपटीशन मिस्टर यूरोप जीता। ये उनके करियर का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब आर्नल्ड सिर्फ एक ऑस्ट्रियन लड़का नहीं, बल्कि एक चैंपियन के तौर पर पहचाने जाने लगे। रिसोर्सेज की कमी के बावजूद आर्नल्ड ने अपनी ट्रेनिंग को और इंटेंस बनाया। दिन में 2 मरतबा ट्रेनिंग, एक स्ट्रिक्ट डाइट और पूरा फोकस बॉडी बिल्डिंग पर। उनके लिए बॉडी बिल्डिंग सिर्फ पैशन नहीं था, ये टिकट था अमेरिका तक पहुंचने का। 1967 में आर्नल्ड ने अपना पहला मिस्टर यूनिवर्स एमेच्योर टाइटल जीता और अगले ही साल 1968 में लंदन में उन्होंने नाब्बा मिस्टर यूनिवर्स प्रोफेशनल भी अपने नाम कर लिया। सिर्फ 20 साल की उम्र में दुनिया के यंगेस्ट मिस्टर यूनिवर्स बनना उनके करियर का वो लम्हा था जिसने साबित कर दिया कि अर्नाल्ड अब सिर्फ ऑस्ट्रिया का नाम नहीं, बल्कि दुनिया का एक नया सुपरस्टार है। इसी सफर में अर्नाल्ड की मुलाकात हुई बॉडी बिल्डिंग के एक अहम नाम से, जो वेडर। जो को बॉडी बिल्डिंग मैगजीन और कंपटीशन का गॉडफादर कहा जाता था। उन्होंने आर्नोल्ड की पोटेंशियल को पहली नज़र में पहचान लिया और उन्हें अमेरिका बुलाया। ये वही सपना था जो आर्नोल्ड बचपन से देखते आए थे और आखिरकार उन्हें वो मौका मिल गया। कैलिफोर्निया का वेनिस बीच उस वक्त बॉडी बिल्डिंग का मरकज था। अर्नोल्ड ने यहीं से अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया। जो वेडर के लिए अर्नोल्ड एक खास एसेट बन गए थे, क्योंकि उनके अंदर वो स्टार क्वालिटी थी जो इंडस्ट्री को चाहिए थी। जो ने उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, न्यूट्रिशन और बॉडी बिल्डिंग बिजनेस के बारे में सब कुछ सिखाया। धीरे धीरे आर्नल्ड मैगजीन्स के फ्रंट कवर पर रेगुलरली नजर आने लगे। जो खुद कहते थे, जिस मैगजीन में आर्नल्ड होता था उसकी सेल्स 10 गुना बढ़ जाती थी। इस दौरान आर्नल्ड को पहली मूवी का ऑफर मिला, हरक्यूलिस इन न्यूयॉर्क। फिल्म कमर्शियल सक्सेस नहीं थी, लेकिन ये उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत थी। आर्नल्ड ने अमेरिका में अपना पहला बड़ा कंपटीशन IFBB मिस्टर यूनिवर्स खेला। वहां उनका सामना हुआ एक छोटे कद लेकिन सिमेट्री और कंडीशनिंग में मशहूर बॉडी बिल्डर फ्रैंक जेनेट से। जजेस ने सिमेट्री को साइज पर तरजीह दी और आर्नोल्ड इस कंपटीशन में फ्रैंक जेन से हार गए। ये डिफीट उनके लिए एक नया सबक था। बॉडी बिल्डिंग सिर्फ मैथ्स का खेल नहीं, बल्कि हर एंगल, प्रोपोर्शन और डिटेल का गेम है। इसी कंपटीशन के बैक स्टेज आर्नल्ड की मुलाकात हुई उनके सबसे बड़े इंस्पिरेशन रेज पार्क से। जो वाइडर और रेग पार्क दोस्त थे और इसी सिलसिले में रेज पार्क ने आर्नल्ड को अपना शागिर्द बना लिया। उन्होंने आर्नल्ड को बॉडी बिल्डिंग के असल रूल्स, पोजिंग की टेक्निक्स और एक प्रोफेशनल कॉम्पिटिटर की तरह स्टेज के लिए तैयारी करना सिखाया। आर्नल्ड कहते हैं कि रेग पार्क की मेंटरशिप ने उनकी सोच और अप्रोच को एक नए लेवल पर पहुंचाया। 1969 में आर्नोल्ड ने अपना मिस्टर ओलंपिया डेब्यू किया। ये वो स्टेज थी जहां सिर्फ दुनिया के बेस्ट बॉडी बिल्डर्स कंपीट करते थे। अपने डेब्यू में उनका सामना हुआ रेनिंग चैंपियन सर्गियो ओलिवाट से, जो अपने प्राइम में थे। आर्नोल्ड ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आखिरकार उन्हें डिफीट का सामना करना पड़ा। अगला साल 1970 अर्नाल्ड के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दोबारा मिस्टर ओलंपिया स्टेज पर उतरकर उन्होंने अपनी पहली ट्रॉफी जीती और इसके बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने बॉडी बिल्डिंग के पूरे नक्शे को बदल कर रख दिया। आर्नल्ड ने एक के बाद एक ओलंपिया टाइटल्स जीतने शुरू कर दिए। उनका नाम मैगजीन्स, आर्टिकल्स और कवर्स पर रेगुलरली आने लगा। जो वाइडर ने उन्हें हर जगह प्रमोट किया और धीरे धीरे आर्नल्ड बॉडी बिल्डिंग का चेहरा बन गए। 1972 के ओलंपिया में फिर से आर्नल्ड का सामना सर्जियो ओलिवा से हुआ। सर्जियो अपनी बेस्ट शेप में थे और ऑडियंस का मानना था कि ट्रॉफी सर्जियो को मिलनी चाहिए, लेकिन रिजल्ट आर्नल्ड के हक में आया। ये डिसीजन काफी कंट्रोवर्शियल रहा और बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में इसे अब तक के सबसे हीटेड ओलंपियस में गिना जाता है। फिर भी 1973 और 1974 में भी आर्नल्ड ने ट्रॉफी जीती। 1974 की उनकी फिजिक को अक्सर उनके करियर की बेस्ट शेप एवर कहा जाता है।
मैस और डेफिनेशन का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसने बॉडी बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स को रीडिफाइन कर दिया। 1975 तक आर्नल्ड 5 दफा मिस्टर ओलंपिया बन चुके थे। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो बॉडी बिल्डिंग स्टेज से ब्रेक लेंगे और अपना फोकस एक्टिंग पर रखेंगे। उस वक्त उन्हें एक मूवी ऑफर हुई थी, स्टे हैंगर। आर्नल्ड ने बॉडी बिल्डिंग से ज्यादा अपने एक्टिंग करियर को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। इसी दौरान डायरेक्टर जॉर्ज बटलर ने उनसे कांटेक्ट किया। आइडिया था एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का जो 1975 के ओलंपिया पर बेस्ड हो। आर्नल्ड को कन्विंस किया गया कि वो एक बार और स्टेज पर उतरें। यहीं से बनी बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक डॉक्यूमेंट्री पंपिंग आयरन। इस फिल्म में आर्नल्ड को एक कॉन्फिडेंट और स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर के तौर पर दिखाया गया। वो सिर्फ अपने फिजिक से नहीं बल्कि अपनी साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स से भी ओपोनेंट्स को स्टेज पर डोमिनेट करते थे। मूवी ने यह भी हाईलाइट किया कि आर्नल्ड बॉडी बिल्डिंग को लेकर कितने सीरियस थे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि अपने फादर के फ्यूनरल के बावजूद उन्होंने अपनी प्रेप कंटिन्यू रखी। पंपिंग आयरन ने बॉडी बिल्डिंग की इमेज को बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक नीश स्पोर्ट नहीं रहा बल्कि मेन स्ट्रीम अटेंशन मिलने लगा और आर्नल्ड का पर्सोना एक ग्लोबल स्टार बन गया। 1975 के ओलंपिया विन के बाद आर्नोल्ड ने अपनी विक्ट्री स्पीच में ऑफिशियली रिटायरमेंट अनाउंस की। ये उनके एक्टिंग करियर की तरफ उनका अगला बड़ा कदम था। साथ ही वो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के प्रोमोटर बन गए और जो वाइडर के बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर पुश करते रहे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1980 में आर्नल्ड ने सिर्फ 8 हफ्ते की ट्रेनिंग के साथ एक सरप्राइज कमबैक किया। जब वो स्टेज पर आए पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी शॉक हो गई। उन्होंने अपना 7वां मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीत लिया। लेकिन ये जीत सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मानी जाती है क्योंकि कई लोगों का मानना था कि रिजल्ट आर्नल्ड के प्रोमोटर होने की वजह से उनके फेवर में दिया गया। इस वजह से कई एथलीट्स नाराज हुए। फिर भी आर्नल्ड का नाम बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा गया। 7 दफा मिस्टर ओलंपिया जीतकर उन्होंने अपना सफर एक लेजेंड की तरह कंप्लीट किया और बॉडी बिल्डिंग से रिटायर हो गए। जब आर्नल्ड ने हॉलीवुड में कदम रखा तो उनके लिए सफर आसान नहीं था। सबसे बड़ी रुकावट उनका एक्सेंट था। इंग्लिश उन्हें मुश्किल से आती थी और कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए उनकी हैवी वॉइस और स्टाइल अनफिटिंग लगती थी। लेकिन 1977 की डॉक्यूमेंट्री पंपिंग आयरन ने साबित कर दिया कि आर्नल्ड सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं बल्कि एक नेचुरल एंटरटेनर भी हैं। 1982 में उनकी पहली बड़ी सक्सेस आई फिल्म कोनन द बारबेरियन के साथ। ये मूवी आर्नल्ड को एक्शन स्टार बनाने का पहला स्टेप थी। और फिर 1984 में द टर्मिनेटर रिलीज हुई। जेम्स कैमरन की इस फिल्म ने आर्नल्ड का करियर हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी उनका नाम टर्मिनेटर के साथ जोड़ा जाता है। इसके बाद 1985 की कमांडो और 1987 की प्रेडेटर ने आर्नोल्ड को पूरे 80 के एक्शन सुपरस्टार बना दिया। लेकिन आर्नोल्ड सिर्फ एक्शन तक लिमिटेड नहीं रहे। 1988 की कॉमेडी फिल्म ट्विंस में उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग साबित की। फिल्म कमर्शियल हिट रही। 1991 में उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे आई, जो न सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ गई बल्कि साइंस फिक्शन जॉनर को नए स्टैंडर्ड्स दे गई। 1997 में बैटमैन एंड रॉबिन में उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया। अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने की उनकी कोशिश ये दिखाती है कि आर्नल्ड हर फ्रेम में अपनी जगह बना लेते थे। 2000 के बाद भी आर्नल्ड ने बड़े प्रोजेक्ट्स किए। सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ एस्केप प्लान और डी एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज में उनका काम फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट मिक्स था। एक्टिंग के साथ साथ आर्नल्ड ने पॉलिटिक्स में भी अपना किरदार अदा किया। 2003 में उन्होंने कैलिफोर्निया के 38वें गवर्नर के लिए इलेक्शन लड़ा और कामयाब रहे। आर्नल्ड ने 2003 से 2011 तक 2 टर्म्स के लिए कैलिफोर्निया के गवर्नर के तौर पर सर्विस दी। अपनी पॉलिटिकल जर्नी के दौरान उन्होंने एनवायरनमेंट, हेल्थ और इकोनॉमी पर फोकस किया। उनकी पॉलिसीज पर लोगों की रायें मुख्तलिफ रहीं, लेकिन उनका लीडरशिप स्टाइल हमेशा अलग नजर आया। आर्नल्ड की पर्सनल लाइफ भी उनके करियर की तरह हेडलाइंस में रही। 1969 में उनका पहला सीरियस रिलेशनशिप बारबरा आउटलैंड के साथ था, जो 1974 तक चला। इसके बाद 1977 में आर्नल्ड की मुलाकात मरिया श्राइवर से हुई, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की फैमिली से ताल्लुक रखती थीं। 1986 में दोनों की शादी हुई और उनके 4 बच्चे हुए। उनकी शादी 25 साल तक चली, लेकिन 2011 में मरिया श्राइवर ने डिवोर्स फाइल किया। डिवोर्स की वजह एक पर्सनल कंट्रोवर्सी थी, जब सामने आया कि आर्नल्ड का एक और बेटा भी है, जो उनकी हाउसकीपर के साथ रिलेशनशिप का नतीजा था। इसके बाद आर्नल्ड ने खुद इस सच को एक्सेप्ट किया और अपने 5 बच्चों की जिम्मेदारी उठाई। हर कंट्रोवर्सी के बावजूद आर्नल्ड की पब्लिक इमेज और उनका फैन फॉलोइंग हमेशा स्ट्रांग रही। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का सफर सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि एक मिसाल है कि डिसिप्लिन, विजन और डिटर्मिनेशन से इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है। एक छोटे से ऑस्ट्रियन गांव से निकलकर उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया को रीडिफाइन किया, हॉलीवुड को नए सुपरस्टार अगर दिए इंसान में और हिम्मत पॉलिटिक्स और में लगन आकर हो, कैलिफोर्निया तो वो जैसे अपने सपने स्टेट को की रियलिटी लीडरशिप भी बना संभाली सकता है। बिजनेस और फिटनेस इंडस्ट्री में अपना फुटप्रिंट छोड़ने के बाद भी उनका इन्फ्लुएंस हर जगह महसूस होता है। आर्नल्ड हमें ये सिखाते हैं कि बाउंड्रीज चाहे लैंग्वेज की हो, कंट्री की हो या बैकग्राउंड की,